दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी स्टॉक चैनल में। आज की जो कहानी है वो है रघु नाम के एक ऐसे आदमी की जो कि पिछले 10 सालों से एक बंजर इलाके में रेलवे गेटमैन का काम करता है। उसका इस दुनिया में कोई नहीं है और जिस जगह पर वो रहता है वहाँ पर भी दूर दूर तक कोई नहीं है। फिर एक दिन उसकी लाइफ में अचानक से कोई लड़की आ जाती है और उसके बाद शुरू होता है असली खेल। मूवी का नाम है लेवल क्रॉस। कहानी इंटरेस्टिंग है, सो एंड तक बने रहना। मूवी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बंजर इलाके से। ये पूरा ही इलाका बहुत सुनसान है। तभी हम देखते हैं कि एक रघु नाम का आदमी यहाँ के रेलवे क्रॉसिंग पर गेट कीपर है। वो हमेशा यहीं क्रॉसिंग के पास बने एक छोटे से घर में ही रहता है। रघु का काम है यहाँ से आने जाने वाली ट्रेनों को हरी झंडी दिखाना। इसकी कोई फैमिली भी नहीं है। वो यहाँ अपने पालतू गधे सिग्नल के साथ रहता है। फिर एक दिन रघु हर रोज की तरह पटरी पर कान लगाकर सुनता है और ट्रेन के आने का इंतजार करता है। फिर जैसे ही ट्रेन आती है तो वो उसको हरी झंडी दिखाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि एक औरत ट्रेन से गिर गई। फिर वो फौरन उस औरत के पास जाता है क्योंकि ट्रेन से गिरने के कारण वो बेहोश हो चुकी थी, इसलिए वो उसको अपने घर पर ले आता है। फिर वो उसके चेहरे को बहुत ही ध्यान से देखता है और हाथ लगाने लगता है, लेकिन इतने में उस औरत को होश आ जाता है। फिर रघु उससे पूछता है कि ट्रेन से क्यों कूदी, लेकिन वो औरत जिसका नाम चैताली था बताती है कि मैं ट्रेन से कूदी नहीं हूँ, बल्कि 2 लोग वॉशरूम के पास झगड़ रहे थे। जब मैं वॉशरूम गई तो उसके बाद मैं बेहोश हो गई। आगे का मुझे कुछ भी याद नहीं। ट्रेन में मेरे पति भी थे, वो मुझे ढूंढते होंगे, इसलिए मुझे यहाँ से जल्दी जाना होगा। फिर रघु चैताली को समझाने लगता है कि यहाँ दूर दूर तक कोई बस या गाड़ी नहीं है। आपको बहुत दूर तक पैदल ही चलना होगा और इस हालत में आपका दूर तक चल के जाना ठीक नहीं होगा। लेकिन चैताली को तो बस यहाँ से निकलना था, क्योंकि इस बंजर इलाके में एक अनजान आदमी के साथ वो बिल्कुल भी नहीं रह सकती थी। फिर बाहर आकर चैताली रास्ता ढूंढने के लिए चली जाती है, लेकिन वहाँ दूर दूर तक सिर्फ बंजर जमीन ही थी। फिर धीरे धीरे शाम होने लगती है। तभी चैताली चलते चलते बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो रघु को अपने सामने देखती है, क्योंकि रघु उसको उठाकर वापिस से घर ले आया था। अब चैताली भी पूरी तरह से होश में आ गई थी। फिर रघु उसको समझाने लगता है कि कल सुबह तक आपके पति आपको ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाएंगे, इसलिए प्लीज चिंता मत करो। फिर रात को रघु उसी कमरे में चैताली के सोने का इंतजाम कर देता है, लेकिन उस समय चैताली बहुत डरी हुई थी, क्योंकि ऐसे ही वो किसी अनजान आदमी के साथ एक ही छत के नीचे नहीं सो सकती थी, क्योंकि उसको तो रघु पर शक हो रहा था कि कहीं ये उसके साथ कोई उल्टा सीधा काम ना कर दे। फिर वो डरती हुई बिस्तर पर लेट जाती है और रघु अपनी चादर नीचे ही बिछा लेता है, लेकिन चैताली सोती नहीं बल्कि बार बार रघु को ही देखती है। अब इस बात पर रघु समझ जाता है कि चैताली यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं है। फिर वो उठकर बाहर चला जाता है और बाहर जाकर वो अपने गधे सिग्नल से बातें करने लगता है। वो अपने गधे को बताता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि बहुत सालों बाद मैंने आज किसी इंसान को देखा है। अब उसके बाहर जाने के कारण चैताली भी सो जाती है। तभी अगली सुबह रघु चैताली को चाय देता है और कहता है कि कई सालों से यहाँ मैं अकेला ही रह रहा हूँ। मैंने कई सालों से किसी से भी बात नहीं की, इसलिए प्लीज मैं कुछ भी बातें करता हूँ तो मेरी किसी भी बात का बुरा मत मानना। और हाँ, मैंने आपसे एक बात छुपाई थी। यहाँ रेलवे का एक फोन है, अगर हम उस फोन से किसी को कॉल करेंगे तो नहीं जाएगी, लेकिन जैसे ही पास वाले स्टेशन से ट्रेन निकलती है तो वहाँ से एक कॉल आती है। अगर अब की बार कॉल आएगी तो मैं उनको आपके बारे में बता दूंगा। तभी थोड़ी देर बाद जब वहाँ से कॉल आती है तो रघु चैताली के बारे में जैसे ही बताने लगता है, चैताली फोन काट देती है। फिर वो रघु को कहती है कि मुझे नहीं पता था कि आप कैसे इंसान हो, इसीलिए मैंने आपसे झूठ कहा। दरअसल मैं ट्रेन से गिरी नहीं थी, बल्कि जानबूझकर कूदी थी, वो भी मेरे पति से बचने के लिए। दरअसल मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और मेरे पति का नाम है जिंको, जो कि मेरे पेशेंट थे। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार किया करते थे, लेकिन एक दिन उनकी पहली पत्नी ने एक मामूली सी बात पर खुशी कर ली, इसलिए वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए। दरअसल वो मेरे पहले पेशेंट थे, इसलिए मैंने उनको ठीक करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दी। फिर धीरे धीरे वो मेरे लिए स्पेशल बन गए। इसके बाद हम हर रोज मिलने लगे, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद करने लगा था। तभी एक दिन उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। भले ही वो डिप्रेशन का मरीज था, लेकिन धीरे धीरे वो पूरी तरह से ठीक हो गया था। मैं भी उसे पसंद करने लगी थी, इसलिए मैंने उसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं और शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन मेरे घर वाले इस शादी के बहुत ही खिलाफ थे,
क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं एक पागल आदमी से शादी करूं। लेकिन मुझे जिंको पर पूरा भरोसा था, इसलिए मैंने घर वालों को बताए बिना ही शादी कर ली। फिर जब ये बात मेरे घर वालों को पता चली तो उन्होंने मुझसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। मुझे लगा था कि मैं जिंको के साथ बहुत खुश रहूंगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। वो कभी कभी गुस्से में आकर मुझे मारने लगा, क्योंकि उसको ड्रग्स लेने की आदत थी। वो कभी कभी गुस्सा करता और कभी कभी बहुत ही प्यार दिखाया करता था, और ड्रग्स के ना मिलने पर वो मुझे बहुत मारा करता था। मुझे लगा था कि समय के साथ साथ वो बदल जाएगा, लेकिन शायद मैं गलत थी। तभी बातें खत्म होने के थोड़ी देर बाद चैताली नहाने चली जाती है, लेकिन उस समय रघु चैताली के बारे में ही सोच रहा था। फिर वो चुपचाप उसे नहाते हुए देखने लगता है। तभी चैताली उससे टॉवल और कुछ पहनने लायक कपड़े मांगती है। फिर रघु के पास जो सबसे ठीक ठाक कपड़े थे वो उसको पहनने के लिए दे देता है, और खुद भी अंदर आकर अपनी शर्ट बदल लेता है और आईने में अपने बाल भी संवारने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद जब चैताली अंदर आती है तो रघु से उसके परिवार के बारे में पूछने लगती है। फिर रघु उसको बताता है कि मेरी फैमिली में कोई भी नहीं है, बस एक मेरी माँ थी और वो भी मर गई। पिछले 10 सालों से मैं यहीं पर रह रहा हूँ और मेरे पास थोड़ी बकरियां और मुर्गियां भी है, इसलिए यहाँ खाने की और दूध की कोई भी कमी नहीं होती। फिर चैताली उसको सलाह देती है कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। फिर रघु चैताली को समझाता है कि मेरे साथ जो भी हो रहा है वो ऊपर वाले की मर्जी है। आपका भी ट्रेन से गिर जाना और मेरे पास पहुंच जाना, ये भी भगवान की ही मर्जी है। लेकिन चैताली कहती है कि मैं भगवान को नहीं मानती और ना ही मैं उन पर भरोसा करती हूँ। ऐसा लगता है कि वो शायद मुझे पैदा कर भूल गए हैं, इसीलिए तो मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। तभी रघु चैताली से पूछता है कि आपकी पीठ पर वो जख्म का निशान कैसे है। ये बात सुनते ही चैताली समझ जाती है कि जरूर रघु ने मुझे नहाते हुए देख लिया होगा। फिर वो उसे बताती है कि ये सब मेरे पति की निशानी है, ये उसके ही दिए हुए जख्म है जो मेरे पूरे शरीर पर है। एक दिन मैं उनकी पर्सनल डायरी पढ़ रही थी। उस डायरी से मुझे पता चला कि उसने ही अपनी पहली पत्नी को मारा था। लेकिन तभी जिंको ने वो डायरी पढ़ते हुए मुझे देख लिया और फिर वो मुझे बहुत धमकाने लगा कि वो मुझे भी मार डालेगा। उस समय मैं बहुत डर गई, क्योंकि मुझे पता था कि जो इंसान अपनी पहली वाइफ को मार सकता है वो अपनी दूसरी वाइफ को भी मार सकता है। फिर मैंने उससे भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नाकामयाब रही। वो जानता था कि मैं उसके बारे में पुलिस को बता सकती हूँ, इसलिए वो मुझे जबरदस्ती रेलवे स्टेशन ले गया और एक ट्रेन में बिठाकर कहीं दूर ले जाने लगा। अगर मैं कल ट्रेन से छलांग नहीं लगाती तो या तो वो मुझे मार देता या फिर टॉर्चर करने के लिए जिंदा रखता। मैं तो बस उसके चंगुल से आजाद होना चाहती थी, इसलिए जब वो सो रहा था तब मैं ट्रेन से कूद गई। काश मैंने अपने पेरेंट्स की बात मान ली होती। फिर रघु उसको बताता है कि मेरी कहानी भी कुछ आपकी ही तरह है। मैंने भी अपने घर वालों की बात नहीं मानी थी। शायद मुझे भी सही समय पर शादी कर लेनी चाहिए थी। हम इस मामले में बिल्कुल एक जैसे हैं। फिर वो उसको समझाता है कि आप चिंता मत करो, यहाँ कोई भी आता जाता नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर आजाद हो। चैताली को भी उसकी बातें अच्छी लग रही थी। तभी रघु के पास अगली ट्रेन आने के लिए फोन आता है। फिर वो चैताली को बताता है कि आज पहली बार मैं ट्रेन के आने का टाइम भूल गया। आपसे बातें करते करते मुझे समय क्या हुआ है याद ही नहीं रहा। शायद आपके यहाँ आने से मेरी दुनिया ही बदल गई। दरअसल कुछ बदला नहीं है, ये घर, यहाँ की सारी चीजें, मेरा काम, सब कुछ वही है। बस आप यहाँ पर नहीं हो, इसलिए आपके आने से मुझे सब कुछ नया सा लगने लगा है। तभी जैसे ही ट्रेन आती है रघु ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए बाहर चला जाता है और चैताली अंदर घर की सफाई करने लगती है। तभी उसे अलमारी में से एक न्यूज़पेपर की कटिंग मिलती है जिसमें एक परिवार के 4 लोगों की कत्ल की न्यूज थी। तभी उसे वहां रघु की आईडी मिलती है, लेकिन उस आईडी पर किसी और ही इंसान की तस्वीर थी। उसको देखकर चैताली समझ जाती है कि अब तक वो जिसके साथ बातें कर रही थी या जिसको रघु समझ रही थी वो असली रघु नहीं है। इसका मतलब इस आदमी ने अपनी असली पहचान छुपाई है। फिर चैताली जल्दी से वो सारा सामान अलमारी में रख देती है। तभी ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद रघु वापस से अंदर आ जाता है। उस समय चैताली बहुत डरी हुई थी और उसको देखकर रघु को ऐसा लग रहा था कि शायद वो यहाँ पर रहने के कारण परेशान हो गई है। फिर वो उसको समझाने लगता है कि प्लीज तुम डरो मत, तुम्हारा पति यहाँ पर नहीं आ सकता और अगर आया भी तो मैं उसका सिर फोड़ दूंगा। आप जब तक चाहो यहाँ पर रह सकती हो। तभी रघु को अलमारी के पास असली रघु की आईडी दिख जाती है जो चैताली से यहीं पर गिर गई थी। उसको देखकर रघु समझ जाता है कि चैताली अब उसकी सच्चाई जान चुकी है। फिर वो उस आईडी को उठाने लगता है, लेकिन तभी चैताली अपनी सुरक्षा के लिए चाकू हाथ में ले लेती है। लेकिन रघु इस समय पूरी तरह से शांत था। फिर वो उसको बताता है कि ये पुराना रघु है और अब यहाँ का रघु मैं हूँ। आपका डर सही है,
लेकिन आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। आप मुझसे डरो मत, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। दरअसल मेरा नाम रघु नहीं बल्कि जॉर्ज है। मैंने कहा था ना, मेरी माँ के लिए मेरी शादी करना एक सपना था। दरअसल बचपन में मैं एक लड़की से प्यार किया करता था और जब हम बड़े हुए तो मैंने उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया, लेकिन वो तो किसी अमीर आदमी से शादी करना चाहती थी। इसलिए जब उसे एक अमीर इंसान मिला तो उसने मुझे छोड़ दिया। फिर मैंने तभी फैसला कर लिया था कि आज के बाद मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा, लेकिन मेरी माँ की जिद के आगे मैं हार गया। फिर मेरी माँ के कहने पर मैं एक लड़की से मिला। मुझे वो लड़की बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने उसको शादी के लिए हाँ कह दी। फिर हमारी शादी के एक हफ्ते बाद मेरी माँ इस दुनिया से चली गई और उनके जाने के बाद मैं बहुत टूट गया। फिर मेरी पत्नी ने ही मुझे संभाला। माँ के जाने के बाद अब मेरी पत्नी ही मेरा सब कुछ थी। फिर उसने मेरे काम में हाथ बटाने के लिए अपने चाचा के बेटे को भी यहाँ पर बुला लिया। फिर वो भी हमारे ही साथ रहने लगा। वो खेती बाड़ी में मेरी हेल्प किया करता था। फिर 1 साल बाद हमारे घर एक प्यारा सा बेटा हुआ। अब उसके चाचा का बेटा भी शादी लायक हो गया था, इसलिए मैं उसकी शादी करवाना चाहता था, लेकिन वो तो हर लड़की को देखते ही मना कर देता था। ऐसे करते करते 2 साल बीत गए और फिर मेरे घर एक छोटी सी गुड़िया ने जन्म लिया। उसके आने पर हम सभी खुश थे। तभी मैंने फैसला किया कि अब मुझे और बच्चे नहीं चाहिए, मेरे लिए 2 बच्चे काफी हैं। इसलिए मैं अपनी पत्नी को बिना बताए नसबंदी करवाने के लिए डॉक्टर के पास चला गया। तभी वहां जाकर मुझे पता चला कि मैं तो कभी बाप बन ही नहीं सकता। फिर ये न्यूज़ जानकर मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा। फिर जब अचानक से मैं अपने घर आया तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी और उसका चचेरा भाई दोनों ही आपस में फिजिकल हो रहे थे। फिर उस दिन उनकी पूरी सच्चाई मेरे सामने आ गई और मुझे पता चला कि वो दोनों बच्चे मेरे नहीं बल्कि इन दोनों के थे। दरअसल इन 4 लोगों का परिवार उनका था। मैं तो उनके बीच में एक बाहर वाला था, इसलिए मैंने उन दोनों को मार दिया। यहाँ तक कि मैंने उन दोनों को भी मार दिया और फिर उनको मारकर वहां से भाग निकला। अब मैं उनसे इतना दूर चले जाना चाहता था कि कभी भी उनकी याद तक मुझे ना सताए। मैंने कई रास्ते, कई गाड़ियां बदली, लेकिन उनके मौत की खबर मुझे किसी न किसी न्यूज़पेपर में मिल जाया करती थी। फिर पुलिस से बचने के लिए मैं रात को सफर किया करता था और दिन को छुप जाता था। तभी भागते भागते मैं यहाँ पर आ गया। फिर मुझे यहाँ पर रघु काका मिले। वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। उन्होंने मुझे अपने साथ रखा। मुझे बस खेती का ही काम आता था, इसलिए मैंने उसके साथ मिलकर यहाँ पर खेती बाड़ी करनी शुरू कर दी। वो मुझे बहुत पसंद करते थे, लेकिन कुछ दिनों पहले वो बीमार हो गए और उनकी बीमारी ने उनकी जान ले ली। जैसा आप सोच रही हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। मैंने उनको नहीं मारा, बल्कि मैं तो उनको हॉस्पिटल में लेकर जाना चाहता था, लेकिन लेकर कैसे जाता, क्योंकि मैं यहाँ से बाहर जाता तो पुलिस मुझे पकड़ लेती। इसलिए उनकी मौत के बाद मैंने उनको यहीं पर ही दफना दिया। मैं पूरा श्योर हूँ कि मेरी पत्नी ने ही मेरी माँ को मारा होगा, ताकि वो अपने आशिक को घर में ला सके, क्योंकि मेरी शादी होने से पहले मेरी माँ बिल्कुल ठीक थी। उसी ने मेरी माँ को जहर दिया होगा और आवेश में आकर मैंने उन 4 का खून कर दिया। अगर मेरी जगह पर कोई और भी होता तो वो भी यही करता। इनफैक्ट आप भी यही करती। तभी रघु की बातें सुनकर चैताली को उस पर तरस आने लगता है। फिर वो कहती है कि तुम सही थे, हम दोनों की लाइफ एक जैसी है, क्योंकि हमने जिससे प्यार किया उसी ने हमें धोखा दिया। फिर रघु चैताली के पास जाकर रोने लगता है और बताता है कि आपको सब सच बताकर मेरा दिल का बोझ हल्का हो गया, क्योंकि हम दोनों ही जीने की उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन अब हम एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं, क्योंकि अब मैं अपनी लाइफ को लेकर पॉजिटिव हूँ और कभी अपने बारे में बुरा नहीं सोचता। अगले सीन में हम देखते हैं घर में पानी खत्म हो गया था और पानी लाने के लिए थोड़ा दूर कुएं तक जाना पड़ता था। अब चैताली रघु की हेल्प करना चाहती थी, इसलिए वो रघु को कहती है कि आज मैं पानी लेने के लिए जाऊंगी। फिर रघु उसको रास्ता दिखाते हुए कहता है कि वहाँ दूर पहाड़ी के पास एक कुआं है। दरअसल वहाँ पर कुआं नहीं बल्कि पूरा गांव था, लेकिन अचानक एक दिन वहाँ का पूरा गांव गायब हो गया, जिसके बाद कभी भी कोई इंसान वहां पर नहीं दिखा। फिर चैताली पानी लेने के लिए पहाड़ी के पास जाने लगती है और रघु घर के अंदर आ जाता है। तभी उसे किसी के आने की आहट होती है और जब वो बाहर जाकर देखता है तो वहां पर चैताली का पति जिंको आया था और वो चैताली को ढूंढते ढूंढते ही यहाँ पर आया था। फिर वो रघु से चैताली के बारे में पूछने लगता है और कहता है कि मैं अपनी पत्नी को ढूंढ रहा हूँ। मेरी पत्नी दिमागी मरीज है और मैं उसके दिमाग का इलाज करवाने के लिए शहर में ले जा रहा था, लेकिन वो तो ट्रेन से कूदकर भाग गई। उस समय मैं सो रहा था,
इसलिए मुझे पता नहीं है कि वो कहां पर कूदी थी। मेरा आइडिया है कि आपने उसको जरूर देखा होगा। फिर रघु उसकी बीमारी के बारे में पूछने लगता है। जिंको उसे बताता है कि उसकी पत्नी वैसे तो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती है, लेकिन कभी कभी गुस्से में कुछ भी कर देती है, और तो और वो ड्रग की एडिक्टेड भी है। मैं ही उसका डॉक्टर था और मेरा नाम है डॉक्टर जिंको। फिर एक दिन उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। मैं भी उसको पसंद करने लगा था, इसलिए हम दोनों ने शादी कर ली, क्योंकि मुझे लगा था कि अब वो ठीक हो गई है। लेकिन शादी के बाद उसने फिर से ड्रग्स लेने शुरू कर दिए। फिर मैंने उसको एक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया, लेकिन वहां उसने एक वार्डन को ही जान से मार दिया। फिर मैं उसको पुलिस से बचाकर अपने दोस्त के हॉस्पिटल में ले जा रहा था। हम शहर में वहीं पर जा रहे थे, लेकिन वो तो चलती ट्रेन से ही कूद गई, क्योंकि उसको लगता है कि मैं उसको मार डालूंगा। वो जिससे भी बात करती है सभी को यही कहानी बताती है। वो अपने आप को डॉक्टर और मुझे पेशेंट समझती है। प्लीज अगर आपने उसको कहीं देखा है या फिर छुपाया है तो मुझे बता दो, क्योंकि उसके साथ रहने से आपकी लाइफ को भी खतरा है, क्योंकि वो आपके साथ कुछ भी कर सकती है। फिर रघु उसको बताता है कि मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन आपकी बीवी यहाँ नहीं है, इसलिए प्लीज आप उसको कहीं और ही जाकर ढूंढो। फिर इतना कहकर रघु घर के अंदर आ जाता है। तभी जिंको भी उसके पीछे पीछे घर में ही आ जाता है और वहां आकर उसको चेताली की ड्रेस दिखती है। फिर वो रघु को मारने लगता है और पूछता है कि बता चेताली कहाँ है। तभी रघु भी अपने बचाव में उसके पांव पर एक लोहे की रोड मार देता है। तभी जिंको शिखा का नाम लेकर चिल्लाने लगता है। तभी रघु उससे पूछता है कि क्या उसका नाम शिखा है, क्योंकि उसने तो मुझे अपना नाम चेताली बताया था। फिर जिंको उसको बताता है कि चेताली तो उस वार्डन का नाम था जिसको शिखा ने मार डाला था। वो कोई मामूली लड़की नहीं है, बल्कि वो तो एक मेंटली अनस्टेबल है। प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे उसके बारे में बता दो। उस समय चेताली यानी कि शिखा पानी भरने के बाद कुएं के पास ही खड़ी थी। तभी उसके सामने रघु आ जाता है और कहता है कि तुम शिखा हो ना। ये सुनते ही चेताली के हाथ से मटका छूट जाता है और वो पूछती है कि क्या वो आ गया। फिर रघु कहता है हाँ, तुम्हारा पति आ गया है। उसने मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई बता दी। तुमने मुझे झूठ क्यों बोला? तुम जानती हो ना तुमने मुझे धोखा दिया है। मुझे लगा कि तुम सच्ची हो और मैं तुम पर विश्वास करने लगा था। फिर शिखा उसको बताती है कि मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। मेरा नाम चेताली है और शिखा उसकी पहली पत्नी का नाम था जिसको उसने मार दिया। मैंने तुम्हें बताया था ना जिंको पागल है, उसको लगता है कि मैं ही उसकी पहली पत्नी शिखा हूँ। फिर रघु चिल्लाने लगता है और कहता है कि मुझे किसी पर भी यकीन नहीं है। लेकिन तभी चेताली निराश होकर कहती है कि मुझे तो लगा था कि अब मैं आजाद हूँ और तुम मुझे बचा लोगे, लेकिन शायद मैं गलत थी, क्योंकि मेरे नसीब में उसके हाथों से मरना ही लिखा है। लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें अपनी सच्चाई का सबूत दूंगी और पुलिस को फोन करके जिंको का सारा सच बता दूंगी। लेकिन रघु कहता है नहीं, तुम पुलिस को बीच में नहीं लाओगी। फिर चेताली कहती है कि पुलिस के आने पर तुम पकड़े जाओगे, क्योंकि तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, तुम एक मतलबी इंसान हो। और इतना कहकर वो घर की तरफ जाने लगती है। उस समय जिंको रोड लेकर घर के अंदर ही बैठा था और फिर जैसे ही वो चेताली को देखता है तो रोने लग जाता है। फिर वो उसको पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन चेताली कहती है कि ये सब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं। फिर चेताली बड़ी ही उम्मीद के साथ रघु को देखने लगती है कि शायद ये मुझे बचा लेगा। तभी होता भी बिल्कुल ऐसे ही है। रघु उन दोनों को रोक लेता है और जिंको को समझाने लगता है कि तुम चेताली को यहाँ पर छोड़ दो। मैं जानता हूँ तुम उसको मार डालोगे, इसलिए तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, हम कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। लेकिन तभी चेताली पीछे से आकर जिंको के सिर में जोर से रोड दे मारती है और फिर जोर जोर से रोने लगती है। तभी रघु उसको समझाने की कोशिश करता है कि प्लीज तुम मत रो, तुमने जो किया बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि तुम्हारे पास इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था। मैं जानता हूँ तुमने मुझे जो भी बताया वो सच बताया था, और अगर तुम इसको नहीं मारती तो मैं इसको मार डालता। लेकिन जिंको इस समय मरा नहीं था। वो जैसे ही उठने की कोशिश करता है, रघु उसके सिर में रोड मारकर उसका काम तमाम कर देता है। फिर दोनों ही मिलकर जिंको को दफना देते हैं। फिर चेताली फावड़ा लेकर फौरन अंदर आ जाती है, लेकिन तभी रघु जब जिंको का वॉलेट चेक करता है तो उसको उसके वॉलेट में से शिखा के हॉस्पिटल की अपॉइंटमेंट वाली पर्ची दिखती है और उसको देखकर वो समझ जाता है कि ये चेताली नहीं बल्कि शिखा है। जिंको जो कुछ भी बोल रहा था वो सच बोल रहा था, बेचारा ऐसे ही मारा गया। तभी शिखा भी रघु के हाथ में वो पर्ची देख लेती है और फिर वो रघु के सिर में जोर से फावड़ा दे मारती है और उसको बेहोश कर देती है। तभी लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जब रघु को होश आता है तो उस समय उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी, जो कि उसने खुद बांधी थी, क्योंकि उसने होश में आते ही चेताली को ठिकाने लगा दिया था। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दरअसल असली साइको था रघु,
ना ही शिखा थी और ना ही जिंको, क्योंकि रघु ने पहले अपनी पत्नी को, फिर उसके आशिक को और फिर उन दोनों को मार डाला। और फिर उसने यहाँ पर आकर सबसे पहले गेट कीपर को खत्म किया ताकि वो यहाँ पर सबसे अपनी पहचान छुपाकर रह सके। और फिर जब शिखा और जिंको यहाँ पर आए तो उसने इन दोनों को भी मार डाला और जिसको भी ये मारा करता था उसको गाड़ कर ऊपर पौधा लगा दिया करता था। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे ऐसी ही और मजेदार मूवी के साथ। टिल देन, बाय बाय।